हर साल भारत में लाखों स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इंजीनियरिंग, एमबीए, बीए, बीएससी, बीकॉम। बट डिग्री हाथ में आ जाने के बाद उनके चेहरे पर एक ही सवाल होता है, अब क्या? जिंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इंडिया में लाखों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स एक अलग ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। सालों की मेहनत, हजारों लाखों की फीस, डिग्री के सर्टिफिकेट्स, बट फिर भी एक अच्छी नौकरी नहीं मिलती। आउटलुक के इस आर्टिकल के मुताबिक भारत में ग्रेजुएट्स का 29.1% हिस्सा अनएम्प्लॉयड है, जबकि इलिटरेट इंडिविजुअल्स का सिर्फ 3.4% है। मतलब जितना ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं, उतना ही ज्यादा जॉबलेस हैं। इलेक्शन रैलीज में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हर गवर्नमेंट नए वादे करती है। हर साल 2 करोड़ जॉब्स, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, रोजगार की पूरी गारंटी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये हम सबको पता है। हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पर वैकेंसीज हजारों में भी मुश्किल से बन पा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर्स का भी यही हाल है। लो स्टार्टिंग सैलरीज, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नो जॉब सिक्योरिटी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ग्रोथ का ऑलमोस्ट 0 चांस। एक फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करता है 15-20 हजार की सैलरी पर, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी इनकम जिंदगी भर स्टैग्नेंट रहती है। और देखो, बेरोजगारी सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी है। हर रिजेक्टेड एप्लीकेशन के साथ युवा का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हर एग्जाम फेलियर के साथ एक और सपना टूट जाता है। और कुछ तो एग्जाम से ही परेशान है क्योंकि पेपर पहले ही लीक हो जाते हैं। तो सवाल यह है, अगर जॉब मार्केट इतना सैचुरेटेड है और पॉलिटिकल वादे सिर्फ भाषण तक सीमित है, तो हमें करना क्या चाहिए? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब के इंतजार में निकाल दें? देखो, ये एक कड़वी सच्चाई है। इंडिया की जॉब मार्केट एक जनरल रेल के डब्बे के जैसी बन गई है, जहाँ कुर्सियां तो कम है बट घुसने वाले बहुत ज्यादा हैं। हर एग्जाम एक लॉटरी बन गया है और हर रिजेक्शन एक नया दर्द। और हाँ, एक और सच है जो कई बार डिस्कस नहीं होता, और वो ये है कि हमारी इकोनॉमी में नई जॉब्स उतनी स्पीड से क्रिएट ही नहीं हो रही जितना ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं। मतलब डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप हो गया है कि चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ आकर एक परेशान युवा फाइनली उस फैसले पर पहुंचता है जो उसे पहले ही ले लेना चाहिए था। क्यों ना अपना खुद का कुछ करूं, एक बिजनेस या कोई स्टार्टअप। लेकिन यहाँ एक और रियलिटी सामने आती है। जैसे जॉब्स के अंदर भीड़ है, वैसे ही बिजनेस के अंदर भी हर कैटेगरी में भयंकर कंपटीशन है। रेस्टोरेंट खोलने जाओ तो गली में एक नया कैफे खुल जाता है। क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करो तो ऑलरेडी हजारों लोग बैठे हुए हैं। और डिजिटल सर्विस में तो एक फ्रीलांसर के सामने 10 फ्रीलांसर खड़े मिल जाते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर यूथ बिजनेस के बारे में सोचते तो हैं, पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि सब कैटेगरी में तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है, मैं शुरू करके करूंगा क्या? और दोस्तों, यही पॉइंट है जहाँ आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे यूनिक और स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो आपने शायद पहले यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर डिटेल में नहीं सुने होंगे। बट ये वो आइडियाज हैं जो सिर्फ प्रॉफिटेबल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से फ्रेश हैं, एंड इनमें अभी भी बहुत ही कम कंपटीशन है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं जो आने वाले टाइम में आपको एक नई डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सो आइडिया नंबर 1, देखो, आज के जमाने में पेरेंटिंग का एक सबसे बड़ा चैलेंज है डायपर्स। हर जगह जहाँ छोटा बेबी है वहाँ ये प्रॉब्लम रोज होती है। पेरेंट्स को लगता है डिस्पोजेबल डायपर्स एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, यूज करो और फेंक दो, सिंपल। लेकिन असल में इन डिस्पोजेबल डायपर्स की कुछ डिफरेंट साइड्स भी हैं जिन पर गौर ही नहीं करते हम। सोचो, एक बेबी एक दिन में लगभग 5 से 6 डायपर्स यूज करता है। मतलब महीने में लगभग 150 से 180 डायपर्स, और हर डायपर्स 10 से 20 रुपए का पड़ता है। अब एक नॉर्मल फैमिली के लिए सिर्फ डायपर्स पर ही 2000 से 3000 का मंथली खर्च निकल जाता है। एक साल का हिसाब लगाओ तो 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ डायपर्स पर। मतलब साल का इतना पैसा लिटरली कचरे के डब्बे में चला जाता है, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है ना, इसलिए। और प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। डिस्पोजेबल डायपर्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। मतलब अगर आपने आज एक डायपर यूज करके फेंक दिया तो वो डायपर मिट्टी के अंदर जाकर खत्म होने में 400 से 500 साल तक ले सकता है। हाँ, एक डायपर। और हर दिन करोड़ों डायपर्स लैंडफिल में जमा हो रहे हैं। ये सब कचरा बनकर नदियों में जाता है, समुंदर में जाता है और लास्ट में वापस हमारी ही लाइफ का इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा इससे बच्चों पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। प्लास्टिक बेस्ड डिस्पोजेबल डायपर्स कई बार स्किन के लिए सेफ नहीं होते, क्योंकि वो मॉइस्चर को लॉक कर देते हैं और रिजल्ट होता है स्किन रैशेज, इरिटेशन, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन तक। मतलब पैसा तो गया, इन्वायरमेंट भी खराब हुआ और बच्चे की स्किन भी सफर कर रही है।
अब सोचो एक सिंपल डेली की चीज कितना बड़ा फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल और हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। और यही जगह एक यूनिक सॉल्यूशन आता है जो प्रॉफिटेबल भी है और मीनिंगफुल भी, रीयूजेबल डायपर्स का। रीयूजेबल डायपर्स एक्चुअली एक स्मार्ट इन्वेंशन है। ये ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू फैब्रिक से बने होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और ब्रीदेबल। इनके अंदर एक एब्जॉर्बेंट पैड होता है जो मॉइस्चर को सॉक कर लेता है, और सबसे अच्छी बात, इन्हें आप वॉश करके दोबारा भी यूज कर सकते हो। ऑन एन एवरेज एक रीयूजेबल डायपर 200 से 300 वॉशेस तक चल जाता है। मतलब अगर एक पेरेंट एक ही डायपर 600 से 800 रुपए में खरीदता है तो वो डायपर 6 से 8 महीने तक यूज हो सकता है। कंपेयर करो डिस्पोजेबल डायपर से, जहां महीने में 2000 रुपए खर्च हो जाते हैं, और यहाँ एक ही बार की इन्वेस्टमेंट है और फिर बचत ही बचत। और वैसे ये सिर्फ बेबीज तक लिमिटेड नहीं है। आज रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स और एडल्ट हाइजीन प्रोडक्ट भी काफी डिमांड में चल रहे हैं। अगर बात करूं इसके बिजनेस एंगल की, तो देखो सिंपल है। अगर आप छोटे लेवल पर शुरू करना चाहते हो तो 1 लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी और इसे शुरू कर पाओगे आप। आपको चाहिए एक स्टिचिंग सेटअप, थोड़ी ऑर्गेनिक कॉटन या बैम्बू फैब्रिक, और लास्ट में बेसिक टेलरिंग स्किल। एक सिंगल डायपर बनने की कॉस्ट ऑन एन एवरेज 200 से 250 रुपए पड़ती है, और आप उसे 600 से 800 में इजीली सेल कर सकते हो। एक सैनिटरी पैड बनाने की कॉस्ट 50 से 60 रुपए तक हो सकती है, और मार्केट प्राइस उसका 250 से 300 तक जा सकता है। मतलब हर प्रोडक्ट पर 3 से 4 गुना मार्जिन। और डिमांड ऐसी है कि हर घर में कस्टमर बेस रेडी है। मार्केटिंग भी इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंस्टाग्राम पर पेरेंट्स के लिए रील्स बनाओ, मॉमी ब्लॉग्स और पेरेंटिंग ग्रुप्स में प्रमोट करो। प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की हेल्प ले सकते हो, और लोकल बेबी शॉप या फार्मेसीज के साथ टाई अप करके आप ऑफलाइन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ सबसे पावरफुल टूल होगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर एक माँ को प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो नो डाउट वो अपनी जान पहचान की और भी लेडीज में उसको रिकमेंड करती है। और देखो ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज तो यहाँ लिमिटलेस है। आप रियूजेबल डायपर से शुरू करो, फिर नर्सिंग पैड्स, बेबी वाइप्स, क्लॉथ नैपीज, बिब्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आप। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, काफ़ी चांस है कि कई एनजीओज और यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कीम से भी आपको बिजनेस में सपोर्ट मिल सकता है। मतलब बल्क ऑर्डर्स और सब्सिडीज का भी काफ़ी चांस है इसमें। सो काफ़ी यूनिक बिजनेस आइडिया है, इसको कंसीडर ज़रूर करना। नंबर 2 इज पेट फ्रेंडली कैफे। आज के टाइम में इंडिया में पेट रखना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। अगर आप अपने घर के आसपास भी देखोगे तो हर तीसरे घर में आपको एक पेट तो दिख ही जाएगा। और आज वो टाइम नहीं है जब कुत्ते सिर्फ घर की रखवाली करने और बिल्लियां घर में सिर्फ चूहे पकड़ने के लिए पालते थे लोग। आज पेट ओनर्स अपने डॉग्स और कैट्स को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। चलो मैं आपको खाना दूंगी। उनके लिए अलग डाइट, अलग बेड, ग्रूमिंग सेशंस और इवन बर्थडे तक सेलिब्रेट होते हैं उनके। ये ट्रेंड इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आज की यंग जनरेशन यानी जेनजीज एक उम्र के बाद आकर अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, और पेट्स उनका अकेलापन दूर कर देते हैं। इसीलिए तो आप देख भी रहे होगे मार्केट में पेट फूड ब्रांड्स, ग्रूमिंग सैलून, पेट टॉयज और पेट सर्विसेज कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं। तो क्योंकि लोग अब पेट्स को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो नेचुरली वो ये भी चाहते हैं कि उनके पेट्स उनके हर एक्सपीरियंस का हिस्सा बन सके। बट चाहकर भी वो ऐसा कर नहीं पाते, बिकॉज कैफेज और रेस्टोरेंट्स में अक्सर पेट्स अलाउ ही नहीं होते। मतलब अगर तुम अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने जा रहे हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा पेट भी है, तो पहले तुम्हें अपने पेट को घर छोड़कर आना पड़ेगा, तब तुम वहां जा सकते हो। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। बट यहीं से एक यूनिक और डिमांडिंग आइडिया निकलता है, एक पेट फ्रेंडली कैफे का, जहां तुम बैठकर अपने दोस्त के साथ बातें करो और आपका डॉग एक डेडिकेटेड प्ले एरिया में मस्ती कर रहा हो, जहां आपके लिए कॉफी, सैंडविचेस या बेकरी का मेन्यू हो, और तुम्हारे पेट के लिए अलग से बिस्किट्स, ट्रीट्स, इवन शुगर फ्री केक्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हों। ऐसा कैफे अगर कोई इंसान विजिट कर ले तो फिर वो कैफे उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। अच्छा, बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो इसका और भी बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा केवल फूड या बेवरेजेस से नहीं बनेगा, बल्कि और भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम्स होंगे आपके पास, जैसे पेट फूड्स, पेट एक्सेसरीज, टॉयज, ग्रूमिंग सर्विस और इवन पेट बर्थडे पार्टी या अडॉप्शन इवेंट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के कैफेज एक कम्युनिटी हब बन जाते हैं। मतलब पेट लवर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, वहाँ सोशलाइज होते हैं, जिससे ऐसे कैफेज का कस्टमर बेस ऑटोमेटिकली लॉयल हो जाता है। लागत की अगर मैं बात करूं तो देखो, क्योंकि ये एक कैफे है तो इसके लिए मिनिमम 800 से 900 स्क्वायर फीट इतनी जगह तो चाहिए ही पड़ेगी आपको, क्योंकि इस कैफे में 2 जोन्स होंगे, एक ह्यूमन डाइनिंग एरिया और एक पेट फ्रेंडली एरिया, जिसमें ओपन लॉन या इंडोर प्ले जोन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसका पहले ही ध्यान रखना ज़रूरी है, लाइक फ्लोरिंग ऐसी हो जिसे साफ करना बहुत ईजी हो, और प्ले एरिया में टॉयज, च्यू आइटम्स, स्क्रैचिंग पॉट्स, इस तरह के ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए।
मतलब हर चीज इस तरह से डिजाइन हो कि ओनर्स और पेट्स दोनों रिलैक्स फील करें। तो सब कुछ मिलाकर अगर मैं आपको एक राउंड फिगर दूं तो लगभग 10 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट तो इसमें होनी ही होनी है। बाकी कम या इससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके एरिया पर डिपेंड करती है। अब असली गेम आता है मार्केटिंग का, और यहाँ सोशल मीडिया आपके लिए एक सबसे बड़ा वेपन होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पेट ओनर्स की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कैफे में पेट्स की क्यूट रील्स, फनी मोमेंट्स और अडॉप्शन इवेंट्स पोस्ट करो, इससे आपको ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक रीच मिलेगी। एंड हैशटैग जैसे कि पेट फ्रेंडली कैफे, डॉग्स ऑफ डेली इसे और वायरल बना सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन कम्युनिटी बिल्ड करना भी इम्पोर्टेंट है। पेट बर्थडे पार्टीज होस्ट करना, अडॉप्शन ड्राइव्स अरेंज करना या पेट मीटअप्स ऑर्गेनाइज करना, ये सब लोगों को आपके कैफे के साथ इमोशनली कनेक्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एक पेट फ्रेंडली कैफे लोगों के लिए एक कैफे से ज्यादा एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस होगा। और आप अगर इसे बिजनेस की नजर से देखो तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है। यानी अगर कोई इस मार्केट में अभी एंटर कर ले तो पहले ही उसके पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज होगा। बिजनेस आइडिया नंबर 3, एल्डरली कंपैशन। इंडिया में एक ऐसी चीज है जो साइलेंटली काफी ग्रो कर रही है एंड लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, और वो है न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब जिस फैमिली में सिर्फ हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे हों, बिना बड़े बूढ़ों के। इस तरह की फैमिलीज भारत के अंदर रैपिडली ग्रो कर रही है। इनफैक्ट बिजनेस लाइन के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 50% ऑफ इंडियन फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज के अंडर ही आती हैं। इसका मेन रीजन ये है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई या फिर काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं एंड एक बार काम सेटल होने पर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अब हो क्या रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ने की वजह से कई बूढ़े पेरेंट्स और एल्डर्स अक्सर घर में अकेला फील करते हैं। वो घर में बेसिक चीजों के लिए भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। कभी डॉक्टर के पास ले जाना हो, कभी बैंक का काम करवाना हो, कभी सिर्फ कोई साथ बैठकर बात करने वाला हो, कोई ना कोई तो उनको चाहिए ही होता है। आप ये मान लो ये सिंपल नीड आज एक मेजर गैप बन गया है, और यही गैप फिल करता है एक यूनिक बिजनेस आइडिया, एल्डरली कंपैशन। सोचा आप एक ऐसी सर्विस लॉन्च करते हो जहां आपके ट्रेंड स्टाफ ऐसे बूढ़े लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। कोई उनके डॉक्टर विजिट में उनका साथ देता है, कोई उनके बैंक का काम या बिल पेमेंट मैनेज करता है, कोई उनके साथ वॉक पर जाता है या घर में बात करने के लिए कंपनी देता है, या कोई अगर उन्हें जरूरत हो तो मेडिसिन लाकर देता है। सोचो अगर आप एक ऐसी सर्विस लेकर के आते हो तो आप एक बहुत बड़े कस्टमर बेस के लिए एक इमोशनल सिस्टम सपोर्ट खड़ा कर रहे हो, क्योंकि एल्डर लोगों का सबसे बड़ा इशू ही होता है लॉनलीनेस और डिपेंडेंसी। एंड जब उन्हें एक रिलायबल कॉम्पेनियन मिलता है जो उनके लिए छोटी बड़ी चीजें मैनेज करता है तो इससे उनकी लाइफ क्वालिटी वे बेटर हो जाती है। बिजनेस एंगल से देखो तो इसका भी स्कोप काफी मैसिव है। इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2050 तक पूरे भारत में एल्डर पॉपुलेशन 346 मिलियन का नंबर क्रॉस कर सकती है। मतलब डिमांड तो यहाँ आपकी कभी रुकने ही नहीं वाली, और सेटल हुए लोग इस चीज के लिए पे करने को रेडी भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो खुद फिजिकल प्रेजेंस नहीं दे सकते पर अपने पेरेंट्स के लिए वो बेस्ट केयर चाहते हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगी आपकी। ट्रेंड स्टाफ और एक बेसिक बुकिंग सिस्टम, कोई ऐप या फोन लाइन चाहिए। आप चाहो तो पहले 4-5 स्टाफ के साथ स्टार्ट करके बाद में ग्रेजुअली स्केल कर सकते हो। बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी यहाँ एकदम सिंपल है। आप रेजिडेंशियल कॉलोनीज और सीनियर सिटीजन सोसाइटीज के साथ टाई अप कर सकते हो, क्लिनिक्स और डॉक्टर्स के साथ रेफरेंस करके कोलैब कर सकते हो, और सबसे इफेक्टिव सोशल मीडिया पर एनआरआई और वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करते हुए अलग अलग ऐड के साथ कैंपेन चला सकते हो। ये उन लोगों को काफी जल्दी अट्रैक्ट करेगा जो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स की केयर चाहते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इसके रेवेन्यू मॉडल की। तो यहाँ आप ये देखो कई तरीकों से कर सकते हो। पहला है आर्ली रेट्स, जहाँ आप पर विजिट या पर टास्क पर चार्ज कर सकते हो। दूसरा है मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेज, जिसमें लिमिटेड विजिट्स होंगी और कुछ कंपेनियनशिप आवर्स होंगे। बाकी आप एक्स्ट्रा सर्विस भी ऑफर कर सकते हो, जिसमें कोई सामान या मेडिसिन लाना या फेस्टिवल में उनके साथ सेलिब्रेट करना होगा। सिंपल शब्दों में एल्डरली कंपेनियन एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जहाँ सिर्फ प्रॉफिट नहीं, एक पर्पस भी सर्व होता है आपके थ्रू। और जब बिजनेस प्रॉफिट और सोशल इम्पैक्ट दोनों साथ हो जाते हैं तो वहाँ ग्रोथ का परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। बिजनेस आइडिया नंबर 4, वेस्ट टू प्रोडक्ट। हर दिन भारत में हजारों टन कचरा जनरेट होता है। प्लास्टिक बोतल्स, पुराने कपड़े, टूटा फर्नीचर, टायर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। लिस्ट इतनी बड़ी है कि सोचकर ही सर चकरा जाए। नॉर्मली ये सब कचरा लैंडफिल या डंपिंग ग्राउंड्स में पहुंच जाता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही कचरा आपके लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन सकता है, यह है एक यूनिक और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आइडिया, वेस्ट टू प्रोडक्ट या अपसाइक्लिंग बिजनेस। इस बिजनेस का सिंपल कॉन्सेप्ट है,
जो चीज़ लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं उन्हें क्रिएटिवली रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक बोतल से डेकोर आइटम बनाना, पुराने टायर्स को गार्डन प्लांटर्स और चेयर्स में बदलना, वेस्ट लकड़ियों को डिजाइनर टेबल्स और स्लेव्स में ट्रांसफॉर्म करना, और इवन पुराने कपड़ों को फैशनेबल बैग्स, रग्स और एक्सेसरीज में कन्वर्ट करना। मतलब जो चीज़ पहले जीरो वैल्यू की थी वो एक यूजेबल और सेलेबल प्रोडक्ट बन जाती है। इसी प्रोसेस को अपसाइलिंग कहते हैं। इसका भी स्कोप बाकियों की तरह काफ़ी है, क्योंकि यहाँ आपको दो बेनिफिट्स एक साथ मिल जाते हैं। पहला, सस्टेनेबिलिटी की डिमांड, यानी कि लोग अब इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं। उन्हें घर में ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो ग्रीन और यूनिक हो, एंड आप वो पूरी कर रहे हो। दूसरा, यूनिक प्रोडक्ट अपील। अपसाइक्ल्ड आइटम्स एकदम हटके और क्रिएटिव होते हैं और लोग उनके लिए प्रीमियम पे करने को भी रेडी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये कुछ प्रोडक्ट देख सकते हो जो वेस्ट मटेरियल के बने हैं बट देखने में ओरिजिनल से भी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। सेटअप के लिए इन्वेस्टमेंट भी इसमें मॉडरेट ही होने वाली है। आपको बस एक छोटी सी वर्कशॉप, बेसिक टूल्स और स्किल्ड आर्टिशियन चाहिए होगा। बाकी रॉ मटेरियल तो आपको वेस्ट के अंदर ही मिल जाएगा, जो मोस्टली या तो लो कॉस्ट या फिर फ्री ही पड़ जाएगा आपको। मतलब मेजर खर्चा बस डिज़ाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर होगा। मार्केटिंग की बात करें तो इंस्टाग्राम और प्रिंटरेस्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। यहाँ अपने अपसाइकल प्रोडक्ट की फोटोज और रील शेयर करके आप ऑर्गेनिक रीच बना सकते हो। साथ ही इको फ्रेंडली एग्जीबिशंस, फ्लेयर मार्केट्स और इवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इस बिजनेस से भी रेवेन्यू जनरेट करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल से कमाई कर सकते हो। कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स के लिए कस्टमाइज ऑर्डर्स ले सकते हो। जो लोग अपसाइकलिंग सीखना चाहते हैं उन्हें वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन दे सकते हो। और कुछ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो जो अपनी CSR एक्टिविटीज़ के लिए इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में वेस्ट टू प्रोडक्ट बिजनेस आपके लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। एक तरफ बिजनेस ग्रोथ और रेवेन्यू और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। सो ये थे कुछ यूनिक और स्मॉल बिजनेस आइडियाज़। ये आइडियाज़ देखने में आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर सही सोच और डेडिकेशन के साथ किए जाएं तो यही बिजनेस आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अभी आपके हाथ में है। इन्हें सिर्फ आपको वीडियो समझकर इग्नोर करना है या इनमें से किसी एक को अपना फ्यूचर बनाना है। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड कौन सा आइडिया इसमें आपको ज़्यादा यूनिक लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।